नमस्कार, शेर दिल पर स्वागत करती हूँ मैं स्मृति। और आज एक ऐसे कपल को लेके आई हूँ आपके पास जिनके बारे में पूरी इंडिया इस वक्त चर्चा कर रही है। ये है गीता और निखिल। ऐसा है कि गीता जी जो है वो निखिल से 20 साल बड़ी है। अब हमारा सोसाइटी तो इतने आसानी से इनके प्यार को एक्सेप्ट करेगा नहीं, आप तो जानते ही हैं वो 4 लोग। तो चलिए वो 4 लोग को करते हैं साइड में और इन दोनों से करते हैं ढेर सारी बातें शेर दिल पे। शेर दिल विद स्मृति। तो शुरुआत करना चाहती हूँ गीता जी आपसे। 28 साल की शादी का टूटना, इतना लंबे समय किसी के साथ बिताने के बाद अलग होना, दर्द तो हुआ होगा बहुत। हाँ, आप जैसे बोल रहे हो कि 28 साल की शादी टूटना बहुत दर्दनाक तो था ही। तो मैं बताती हूँ कि मेरी कैसे कैसे पास्ट में जर्नी चली। तो उसका मैं एक इन शॉर्ट बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ था। मैं एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। ग्रेजुएट होने के बाद मुझे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। तो मेरे आई बाबा, मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि किस टाइप का लड़का चाहिए तुझे। तो मैं चाहती थी कोई मिलिट्री, पुलिसमैन, फार्मर और एकदम से कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट सिंगर लाइक सोनू निगम, मतलब एकदम बेस्ट सिंगर ऐसा। तो वो मेरे चॉइसेस थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे कास्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला। जो भी पहला रिश्ता आया था वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, वो भी हमारे जैसे ही गरीब परिवार से ही थे और उन्होंने पूरे स्कॉलरशिप पे ही उनका इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। तो इस तरह से मेरा पहला प्यार और मेरा आया हुआ रिश्ता, वो मेरी ज़िंदगी के पहले इंसान थे। तो फिर एक बहुत अच्छा, मतलब मन के जो होते हैं ना कि वाह वाह, कि मुझे जो चाहिए था एक निर्व्यसनी लड़का, एक सिंपल डाउन टू अर्थ, वो सब क्वालिटीज मेरे एक्स हस्बैंड में थे। हाँ, बस हमारे जैसे इक्वली गरीब तो नहीं थे, हमसे भी थोड़े कम गरीब थे। मतलब उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर। 4 बहनों की उनकी शादी करनी थी और उनके जो पेरेंट्स थे वो इलिटरेट थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। बट इतने गरीब घर में भी इतना ये ब्रिलियंट लड़का इंजीनियर स्कॉलरशिप पे हुआ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि वाह वाह, कि इतना अच्छा लड़का मुझे रिश्ते में आया है। और मैंने बहुत खुशी से उनसे शादी की थी। 1987 में मेरी शादी हुई और उसके बाद मेरा इमीडिएट में कंसीव हो गई थी और लड़की थी वो, बट अनफॉर्चुनेटली अंदर ही वो एक्सपायर हो गई थी। मतलब फिर उसके बाद 1990 में मेरे बेटे का जन्म हुआ। वो बहुत ही हेल्दी एंड प्यारा बच्चा था और उसके वो जब 9 महीने का हुआ तब मेरे एक्स हस्बैंड की ब्रेन सर्जरी हो गई। लेकिन वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे और हमारे पास तो ऐसा कोई सेविंग या पैसे नहीं थे क्योंकि हम दोनों भी गरीब परिवार से थे। तो कंपनी ने पूरा खर्चा किया और उनका ब्रेन सर्जरी सक्सेसफुल हो गया। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि बहुत ख्याल रखना पड़ेगा खाने पीने का, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है इंसान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर मैं तभी जॉब करती थी बैंक में। शादी के बाद ही मैंने जॉब शुरू की थी क्योंकि परिस्थिति इतनी ख़राब थी कि मैंने सोचा कि मैं भी जॉब करूँगी तो हम जल्दी थोड़े से पैसे इकट्ठा कर सकते, क्योंकि जवाबदारी बहुत थी घर की। इसी के लिए मैं जॉब बैंक में करती थी तभी। और जब ये ऐसा सब हो गया तो मेरी सासू माँ क्या बोली कि देखो, अभी पैसे से ज़्यादा हमको क्या ज़रूरत है कि इसका ख्याल रखना, पैसे हम बाद में भी कमा लेंगे, तो अभी आप जॉब छोड़ दो। तो मैंने जॉब छोड़ा। गौरव भी छोटा था, उसका भी ख्याल रखना था और मेरे एक्स हस्बैंड का भी। तो 6-8 महीने रेस्ट करने के बाद मेरे एक्स हस्बैंड ने सोचा कि इधर गवर्नमेंट जॉब में तो कोई ज़्यादा सैलरी नहीं थी तब उस टाइम पे 1990 में, तो मैं थोड़ा बाहर जाऊँ, मतलब गल्फ कंट्रीज़ में जाऊँ, तो शायद मैं मेरे फैमिली के लिए थोड़े पैसे सेव कर सकूँगा। तो वो कुवैत चले गए और उसके बाद 6 महीना हम बहुत लोनली फील किए क्योंकि नया नया शादी हुआ था, 2-3 साल की। गौरव, मेरा बेटा भी बहुत छोटा सा था, तो हमको बहुत याद आती थी। बट 6 महीने बाद उन्होंने वीज़ा करके मुझे कुवैत, मुझे और हमारे बेटे को लेके गए। वहाँ हम लोग कैसे तो 6 महीना रहे, लेकिन इतना सुनसान लगा हमें क्योंकि जस्ट वॉर हुआ था, कुवैत वॉर, और कुछ भी नहीं था वहाँ। हाँ, तो एकदम हमको लगा हम डेजर्ट में कहाँ आ गए। तो हम 1 साल में वापस आए। बट इधर आने के बाद वापस वही पैसे की तंगी लगने लगी, तो वापस हम सऊदी अरेबिया गए।
तो वहाँ हमने 6 साल निकाले और टोटल फिर हमारी बहुत अच्छी सेविंग हो गई। और उसके बाद हमारी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। सब बहनों की हमने शादी की कर दी थी, तो अभी सिर्फ जवाबदारी रह गई थी बेटे की और मेरी। तो हस्बैंड मेरे बोले कि एक्स हस्बैंड बोले कि चलो अभी हम कनाडा जाते हैं। मेरा जरा भी मन नहीं था इतना दूर, क्योंकि मुझे बहुत ट्रैवल सिकनेस है, मोशन सिकनेस है। कुवैत सऊदी से कैसे हम लोग 2.5-3 घंटे में 4 घंटे में इंडिया आ सकते थे हर साल, इतना दूर जाने के बाद 24 आवर्स की जर्नी कनाडा से इंडिया आना, तो मेरे को वही लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी। अपनों से सब लोगों से, रिलेटिव से इतना दूर जाके क्या करेंगे। मैंने मना किया था उनको कनाडा जाने के लिए, बट वो बोले नहीं, गल्फ कंट्रीज इतनी सेफ नहीं है रहने के लिए, हम लोग कनाडा जाएंगे तो बहुत ही उधर फ्री है सब कुछ, मतलब फ्रीडम है सब चीज़ का। ऐसा करके वो हमको लेके कनाडा गए। कनाडा में भी बहुत अच्छे से हमारे तभी 17-18 साल बहुत अच्छे से गए। तो मेरे मैरिज के जो फर्स्ट ईयर्स थे, 22 ईयर्स ऑलमोस्ट, वो बहुत ही स्वर्ग के जैसे सुंदर थे। घर में बहुत प्यार हम तीनों में, और हर साल हम लोग इंडिया आते थे वेकेशन, और सभी रिलेटिव्स को मिलके इंडिया का सब मस्त मस्त खा के वापस कनाडा जाते थे। तो जब वापस क्या हुआ, गौरव तब तक बड़ा हो चुका था, यूनिवर्सिटी भी गया। जब वो 5th में था तभी हम कनाडा गए थे। अभी तो वो मतलब यूनिवर्सिटी गया तो बहुत बड़ा भी हो गया था, एकदम कैनेडियन एक्सेंट भी सीख गया था। और मेरे एक्स हस्बैंड, मैं वहाँ जॉब भी कर रहे थे, हमने बहुत सारी रेंटल प्रॉपर्टीज ली थी, तो हमने बहुत ही अच्छा, मतलब वहाँ फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गए थे। और मतलब हम क्या थे, जीरो से नहीं, माइनस थे हम लोग, इंडिया में थे तभी। और इतना सब जर्नी के बाद, इतने सालों बाद हम बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियली कर रहे थे। सेविंग बहुत काफ़ी सारी हो गई थी। रेंटल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट 18 प्रॉपर्टीज हमने रेंटल दी थी, और खुद के घर थे 2-3, ऐसे सब चल रहा था। तो दिन बहुत अच्छे कट रहे थे, लेकिन जैसे नज़र लगती है वैसा कुछ हो गया। और क्या हुआ कि उनके सब परिवर्तन आने लगे उनके बिहेवियर में, और जो पहले जैसे वो प्यार से मेरे से पेश आते थे वैसा नहीं होने लगा। मैं कोई भी सब्जी करूँ तो कितनी बेकार सब्जी हो गई है, मतलब हर चीज़ को नाम रखना, हर चीज़ से टुटकर बोलना, ऐसा मतलब वो चल रहा था, रूडली बोलना। मुझे अजीब फील हो रहा था कि ऐसे कभी भी किया नहीं था उन्होंने, अचानक से ऐसे बदलाव क्यों आ रहे थे। मैं सोच सोच के हैरान थी, और मैं कितना भी उनके लिए उनको खुश रखने की कोशिश करूं तो वो चिढ़ ही जाते थे। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया कि ऐसा अचानक परिवर्तन स्वभाव में क्यों आते, तो उन्होंने बोला कभी कभी मेनोपॉज का भी रीज़न हो सकता है। मैंने उनको ये भी बोला था कि ब्रेन सर्जरी हुई थी 1990 में, तो उसके तो गोलियां तो अभी तक चालू थी, क्योंकि उनको हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वो सब था। तो वो बोले हाँ, इसका भी साइड इफेक्ट्स हो सकता है इतने साल का मेडिकेशन का। मैं सोच रही थी आज नहीं तो कल अच्छा ही हो जाएगा, ऐसे क्या, कुछ तो टेंशन होगा। मैं पूछती थी बार बार, बट वो किसी का जवाब नहीं दे पा रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी दूरियां बढ़ गई कि वो महीनों तक, 2-3 महीने बात ही नहीं करते थे। हाँ, गौरव मतलब जब मेरा बेटा आता था वेकेशन पे तो वो बहुत अच्छे से नॉर्मली रहते थे उसके साथ और मेरे साथ। अभी मेरे से बहुत जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहते थे। तो गौरव को कभी, मेरे बेटे को कभी डाउट ही नहीं आया। और मैं भी वही चाहती थी कि उसको ना समझे, क्योंकि हमारी दुनिया आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। जो भी टेंशन हो, परेशानी है उनके मन में, उसका वो ही खुद सोल्यूशन निकालेंगे और हम वापस से पहले जैसा हो जाएंगे, यही मैं सोच रही थी। बट 5 साल के बाद तो वो अकेले अकेले इंडिया भी आने लगे मुझे छोड़ के। मैं अकेले 1 महीना वहाँ रहती थी, बहुत दुखी होके रहती थी। 1 साल क्या हुआ कि दिवाली थी नेक्स्ट डे, और 1 दिन पहले वो ऑफिस से घर आए ही नहीं। वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं कितने मैसेजेस फ़ोन कर रही थी बट किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर मैंने पुलिस को कनाडा में बोल दिया फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे मेरे पति घर नहीं लौटे हैं और फ़ोन भी नहीं उठा रहे, ज़रा आप प्लीज़, यही उनका नंबर है, आप ज़रा प्लीज़ करो तो इंक्वायरी। तो वहाँ के पुलिस ने थोड़ी देर में मुझे फ़ोन किया और बोला कि ही इज़ वेरी सेफ बट ही डजंट वांट टू कम होम। फिर मैं तो एकदम मतलब ऐसे बैठ गई और एकदम मतलब मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं क्या करूँ। इतने में उस रात को
मेरा बेटा आया वीडियो कॉलिंग के लिए, तब तक उसका जॉब लग चुका था यूएस में। तो उन्होंने बोला हैप्पी दिवाली आई। जैसे ही मेरे बेटे की मैंने गौरव की आवाज़ सुनी तो हैप्पी दिवाली बोलते ही मेरे आँख से पानी बहने लगा और मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम मैंने मेरे बेटे को बोला कि पापा ऐसे ऐसे घर छोड़ के गए हैं, और रो रही थी मैं। तो मेरा बेटा मुझे बोला कि आई, अगर तुझे बैकबोन है तो प्लीज़ तू ये रोना धोना सब बंद कर। उसके बाद हमने ऐसी थोड़ी बातें की और फ़ोन, उसने वीडियो कॉल बंद किया। अभी मुझे लगता है वो सब सोच के कि शायद उसको उसके पापा ने सब कुछ बोल दिया था और मैं ही सिर्फ छुपा रही थी। अब तभी मुझे नहीं लगा था, बट अभी मैं सोचती हूँ कि ऐसे ऐसे क्यों बोला होगा उसने। उसको पता, तो मुझे पता नहीं रियलिटी, बट ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। अगर मैं ऐसा पास्ट में जाके अगर देखती हूँ रिवाइज करके, तो मैंने, क्योंकि उस वक्त ना मैंने गौरव की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था वो क्या बातें कर रहा है। मैंने ध्यान दिया कि हम दोनों का रिश्ता वापस से कैसे ट्रैक पे आ जाए, वो पहले से कैसे हो जाए मेरे एक्स पति। तो फिर क्या हुआ, गौरव का फ़ोन वीडियो कॉल ऑफ हो गया। उसके बाद मैं कंटिन्यूअस रात भर वो मैसेजेस रख सकते हैं ना, वैसे लीव मैसेज कर रही थी, ऑडियो मैसेज, कि आप प्लीज़ घर आ जाओ, आपके बिना मैं ये दिवाली, पहले ज़िंदगी में पहली बार ऐसी दिवाली की, इतने अपने घर में कोई भी नहीं है, गौरव भी उधर, मेरा बेटा मतलब वो भी उधर यूएस में, और आप किधर बैठे हो पता नहीं, घर नहीं आ रहे हो, तो प्लीज़ घर आ जाना। ऐसे मैं रिक्वेस्ट कर करके रोके बोल रही थी, वॉइस मैसेजेस छोड़ रही थी। नेक्स्ट डे मेरे एक्स हस्बैंड घर आ गए और गुस्से में ही थे वो, और उन्होंने बोला कि ये जो तू मेरा पीछा कर रही है ना, कंटिन्यूस मैसेज डाल के जो मुझे सता रही है ना, वो करना बंद कर दे। मैंने कितने बार बोला है कि मुझे अभी नहीं रहना है तेरे साथ, तू क्यों नहीं समझ सकती है ये बात। तो फिर मुझे बहुत रोना आ रहा था कि ऐसे क्यों बातें कर रही है, क्या हो क्या रहा है इनको। ना मैंने कभी इंडिया में हमारे घर वालों को कुछ बताया, वहाँ मेरा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं था इतना, मतलब क्लोज कोई नहीं था, जस्ट हाई बाय के लिए थे लोग। बट अभी अपने घर का कोई नहीं बताता ना, ऐसे अच्छी बातें तो हम सबको बता सकते हैं, या ऐसा चल रहा है टेंशन, वो किसको बताऊं मैं। और मुझे यकीन था कि इतने साल का जर्नी, इतना ब्यूटीफुल जर्नी के बाद ये हल्का सा बैड पैच आ सकता है किसी के भी लाइफ में। तो जैसे ही घर में आए और मुझे गुस्सा ऐसे बोलने लगे ना ऐसे, तो फिर और वो जाने भी लगे ऐसा बोल के, तो मैं बहुत डर गई कि वापस से जा रहे हैं, मतलब वो सिर्फ वो बताने के लिए गुस्से में घर आए थे। तो मैंने फटक से उनका हाथ जो पकड़ा और मैंने बोला अब मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी, आप जहाँ भी जा रहे हो मैं भी आ जाऊंगी आपके साथ। तो वो बोले जिद मत कर, मैं अभी के अभी पुलिस को ही कॉल करता हूँ, रुक। तो मैंने बोला पुलिस को कॉल करो, कुछ भी करो, जेल ही जाऊंगी ना, जाने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं अभी ये हाथ नहीं छोड़ूंगी। तब उनको लगा कि ये अभी कुछ अलग ही मतलब जीत पकड़ने लगी है। तो फिर उन्होंने अचानक से सॉफ्टली और प्यार से बोला हाँ ठीक है मैं नहीं जाता हूँ, हाथ छोड़, मैं अभी इधर ही रहता हूँ। ऐसा करके फिर मैंने हाथ छोड़ा तो वो रहे, और नेक्स्ट डे उन्होंने इंडिया की टिकट निकाल के मुझे बोले कि अभी हम लोग 1 महीने बाद जाएंगे इंडिया, दोनों साथ में। तो मैं खुश हो गई, चलो वेकेशन पे जाएंगे। और बीच बीच में वो उन्होंने ना इतनी वियर्ड चीजें करना चालू कर दिया था कि मेरा नाम मैट्रिमोनियल में डाल दिया था। फिर मैंने बोला अरे मेरा नाम क्यों डाल रहे हो मैट्रिमोनियल पे। मैंने रो के उनसे डिलीट करवाया, वो उसी दिन डिलीट करवाया। तो सब वियर्ड। जब मैं बहुत उनको पूछती थी कि प्लीज क्या हो रहा है मुझे बताना, तो कभी कभी तो वो अपना ही सर सामने वाले वॉल पे खुद ही मार के लेते थे। मतलब मैं डर जाती थी उनके सब ऐसे वियर्ड सब बिहेवियर देख के। चाय भी कभी रखी गरम और कैसे हुई है तो मेरे ऊपर चाय गरम फेंक दी। तो बाकी कुछ उन्होंने फिजिकल एब्यूज तो नहीं किया कभी, बस ये एक बार ही, मतलब मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा सब क्यों चल रहा है। फिर बीच बीच में ऊपर जाते थे, हमारा 2 स्टोरी का घर था, तो ऊपर जाके सब नीचे के हैंडफोन लेके ही ऊपर जाते थे ताकि मैं सुनूं नहीं, क्योंकि सब पैरेलल लाइंस होती थी। तो ऊपर जाके घंटों बात कर रहे, तो मैं पूछती थी अरे कहाँ क्यों बातें कर रहे हो आप, किससे बात कर रहे हो अकेले में। तो फिर वो बोले मैं बहनों के साथ मेरे बात कर रहा हूँ गाँव में। तो मैं बोली पहले तो हम सब मिलके ही बात करते थे, और अभी आप अकेले में क्यों बातें कर रहे हो। तो बोले तू कुछ मत पूछना मेरे से, कोई सवाल मत कर, मेरे को जो जैसी मर्जी है मैं जीऊंगा।
ऐसे इस तरह के वियर्ड आंसर और रूडली आंसर। और कितने महीने में हमारा जो एक पूजा रूम था उधर ही सोती थी और मैं भगवान से ही बातें करती रहती थी कि हे भगवान अभी आप ही इस संकट से बचा लो। मैंने 2-3 बार मेरे मन में सुसाइड करने के भी बहुत विचार आए कि मैं कैसे रहूं इनके प्यार के बिना। और मैंने उनको बताया मेरे एक्स हस्बैंड को कि मेरे मन में ना ऐसे ऐसे विचार भी आने लगे कि मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड करूं, ऐसा आने लगे, अभी मैं क्या करूं। तो बोलते जिसको सुसाइड करना होता है ना वो ऐसा बातें नहीं करता बेटा, वो कर देता है सुसाइड। और उस वक्त मेरे को ऐसा लगा मन में कि पूरा का पूरा उनके मन में जो मेरे लिए प्यार था ना वो खत्म हो चुका। फिर वो दिवाली के बाद उन्होंने जो टिकट बुक कर ली थी, हम दोनों इंडिया आ गए थे वेकेशन पे। और आने के बाद तभी तो उन्होंने रिटर्न टिकट निकाली थी मेरी, बट आने के बाद उन्होंने वो मेरी रिटर्न टिकट कैंसिल करवा के बोले अभी 6 महीना तू तेरे पेरेंट्स के साथ ही रहना। और इधर आके जब वो अकेले आते थे ना इंडिया के वेकेशन पे, तो मेरे पेरेंट्स को और मेरे भाई को बोलते थे कि गीता बहुत बदल गई है, ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है। तो मेरे आई और बाबा मतलब मेरे पेरेंट्स क्या बोले, अरे फिर आप अकेले क्यों आ रहे हो वेकेशन पे। ये पहले की बात मैं जरा बोल रही हूँ। उसको भी लेके आते तो हम सब मिलके उसको डांटते कि गीता इतने साल का तुम्हारा वैवाहिक जीवन, तुम क्यों बदल रहे हो, ऐसा पूछते। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, उसको जरा भी इस बात की खबर मत देना, कान तक नहीं जाना चाहिए ये बात कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं तो ये शादी टूट के ही रहेगी। तो मेरे घर वाले बोले कि क्योंकि वो मेरे एक्स हस्बैंड को बहुत मानते थे। ये बात मेरे पेरेंट्स ने और भाई ने कब बताई, जब मेरा डिवोर्स हो गया और मैं रो रही थी तब बताई। तब मुझे सब पता चला कि ये उनसे इस तरह की बातें करते थे। तो आ गए हम इंडिया के वेकेशन पे और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम इधर ही रहना 6 महीना, क्योंकि ही नीड द स्पेस, थोड़ा स्पेस चाहिए, अभी वो उब गया है इतने साल एक साथ रह रह के। तो मैंने भी ऐसा देखती थी यूट्यूब के एक साइकियाट्रिस्ट के कि ऐसा होता है क्या। तो उसमें भी लिखा था कि कभी कभी ना बहुत क्लोज रहने के बाद भी लोग कंटाल जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो थोड़ी स्पेस देना चाहिए, ऐसा भी टाइप के वीडियोस थे। तो मुझे लगा ठीक है मैं उनसे दूर रहूंगी तो उनके दिल में मेरे लिए वापस से पहले जैसा अफेक्शन प्यार सब कुछ आ जाएगा, ये मैंने सोचा। मैं बोली ठीक है, दुखी मन से मैंने बोला ठीक है मैं रहूंगी, मेरे पेरेंट्स के यहाँ तो रहना है, कहाँ दूर जाना है। और मैं 6 महीना रह गई, लेकिन फिर भी मैंने हमारे घर वालों को, पेरेंट्स को, भाई को, किसी को नहीं बताया ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन वो 6 महीने में ना गौरव ने कभी भी ईमेल भी नहीं किया, ना मुझे फोन किया। वो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसे क्यों कर रहा है। मैं तो उसको लिख रही थी रोज, ऐसे है गौरव, ख्याल रखना है। वो जस्ट कभी कभी ओके इतना ही लिखता था, बाकी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं कभी भी दिया था। 6 महीने हो गए मैं रह रही थी मेरे पेरेंट्स के साथ। 6 महीने के बाद मुझे वो वापस कनाडा लेके गए। कनाडा जाने के बाद 6 महीना बहुत अच्छे से जैसे पहले रहते थे हम लोग 22 साल, उस तरह से हम लोग एक भी दिन मतलब मेरे पति लेट नहीं आए, बराबर ऑफिस जाके आते। वीकेंड्स को बहुत हम लोग मूवीज देखना, पहले जैसे घूमना फिरना, एक साथ ग्रोसरी जाना, घर में हंसना खेलना, सब कुछ पहले जैसा। तो मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे लगा वाह, जो स्पेस चाहिए थे उसके बाद उनको मेरा इम्पोर्टेंस समझा उनके लाइफ का शायद, और वो अभी मेरे से पहले जैसे ही बिहेव करने लगे थे। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया किया कि चलो हमारा रिश्ता वापस ट्रैक पे आ गया। तभी 9 अक्टूबर का मेरा बर्थडे है, तो 7-8 दिन पहले ही मेरा बेटा गौरव आ गया, वो भी बिना लैपटॉप लेके। और मैंने बोला अरे गौरव लैपटॉप भी नहीं लाया, तो बोले आई मैंने जानबूझ के कुछ नहीं लाया, क्योंकि मैं इधर अगर लाता ना तो मैं ऑफिस का ही काम करके बैठता था। मुझे हर पल अभी तेरे साथ ही गुजारना है और मैं तेरे कंपनी में ही रहना चाहता हूँ। तो मैं कुकिंग के लिए जाती थी तो वो किचन में मेरे साथ मैं बैठ जाती थी, खाना खाने के बाद तो मेरे गोदी में सर रख के मस्त सोता था। उसका मैं ऑयल का हेड मसाज करती थी, उसके फेवरेट डिशेज की एक दिन पाव भाजी, पानी पूरी, सब कुछ, बिरयानी, एवरीथिंग जो उसने डिमांड किया वो मैंने उसको बना के खिलाया। और हम उसके ओल्ड बचपन के स्कूल में भी हम तीनों घूमे। फिर हम तीनों ने बहुत सारा ऐसा मतलब वो 7-8 दिन एकदम सुंदर।
तीनों के गए। फिर हमने उसको गौरव को एयरपोर्ट छोड़ दिया, सी ऑफ किया और बहुत हम लोगों ने वहाँ एयरपोर्ट पे फ़ोटोज़ निकाले और मैं बहुत रोई। और बट मुझे अच्छा लगा कि चलो अभी हम तीनों इतने अच्छे से 1 हफ्ता रहे थे। जैसे ही घर आई मेरे एक्स हस्बैंड का वापस से मूड चेंज हो गया और उन्होंने बोला कि अभी वापस से मैंने टिकट निकाले हैं इंडिया जाने के, अभी हमको जाना है। मैं बोले अभी तो 6 महीना तो मैं रह के आई और अभी सिर्फ 6-7 महीने ही हुए, वापस से कहाँ जाएंगे, थोड़ा 1 साल तो होने दो, हम जाएंगे। तो वो बोले कि नहीं अभी जाना ही पड़ेगा अपने को इंडिया। तो मैं बोले जाने दो, चलो 1 महीना वापस जाके आते हैं इंडिया। जैसे इंडिया आए तो हमारा एक घर है खारेगांव में, तो वहाँ मेरे एक्स हस्बैंड बोले कि हम रिनोवेट करते हैं, तू उधर ही रहना, क्योंकि अभी हमको रिटायरमेंट के बाद 6 महीना इधर रहना पड़ेगा और 6 महीना उधर रहेंगे। तो मैं बोले वाह ये तो बढ़िया आइडिया है। तो मैंने सोचा कि अभी 60 में शायद वो रिटायर होने का सोच रहे होंगे, इसके लिए ऐसे सब प्लान्स कर रहे होंगे। तो मुझे भी अच्छा लगा कि इतने सालों बाद मैं इंडिया 6 महीना रहने के लिए आऊँगी, क्योंकि जब 1 महीना वेकेशन के लिए आते थे तो बहुत हेक्टिक हो जाता था, सब रिलेटिव्स को मिलना, वो जेट लैग, वो एवरीथिंग, मुझे ट्रैवल सिकनेस, उसी में पहला 1 हफ्ता निकल जाता था। तो बहुत कम दिन ऐसा लगते थे ऐसे आए और ऐसे निकल गए, ऐसा लगता था हर वेकेशन में। बट अभी 6 महीना रहने को मिलेगा, वाह ऐसा लगा। और फिर हमने वो घर रिनोवेशन के लिए दे दिया। बट ऑब्वियसली वो इतना छोटा घर 1 BHK का होते हुए भी उसको इतना टाइम लगा कि भाई 1 महीने में तो वो हुआ ही नहीं। तो उन्होंने मेरा रिटर्न टिकट कैंसिल किया और बोले कि तू प्लीज यहाँ एक और जितना 2-3 महीना और लगेंगे तो रहना, बाद में मैं तुझे वापस से टिकट भेज दूंगा, तू आ जाना। तो मेरा मन तो नहीं था बट अभी सुनना तो पड़ता है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, और वो चले गए और मैं उधर ही रही। 2-3 महीने बाद वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बाद रिनोवेशन ऑलमोस्ट हो चुका था। अभी जनवरी महीना आ गया, अभी सिर्फ थोड़ी साफ सफाई और थोड़ा सा हल्का फुल्का फर्नीचर कर्टन्स लगाने बाकी थे। रोज तो फोन आते थे बीच बीच में, एक्स हस्बैंड के ऐसा नहीं था, अच्छे से बात कर रहे थे और फिर बोल भी रहे थे रिनोवेशन होने के बाद मैं टिकट भेज दूंगा। तो मैं खुश थी, लेकिन कभी कभी ऐसा उनके मूड चेंज हो जाते थे फोन पे भी। और ऐसा होते होते एक दिन क्या हुआ, मेरी नीस आई घर में और बोले कि आत्या तू आएगी क्या मेरे साथ, ठाना में ही है, मतलब मेरे खारेगांव कहाँ आता है कि जस्ट ठाना के 10-15 मिनट ऑटो से लगते हैं और ठाना में मेरे पेरेंट्स रहते थे और ये हम लोगों का खारेगांव में फ्लैट था। तो वो बोली ठाना में ही जाना है, किधर दूर नहीं जाना है, तू मेरे साथ आएगी तो अच्छा रहेगा, वैक्सीनेशन ड्राइव है स्ट्रेज एनिमल्स के लिए। तो मैं बहुत डरती थी, कुत्ता बिल्ली जानवरों से मुझे डर ही लगता था बचपन से। तो मैं बोली भाई मैं उधर आके क्या करूँगी, मुझे सब नहीं इतना पसंद। तो बोली नहीं नहीं प्लीज मैं अकेली हूँ, तू भी आएगी तो थोड़ा सा अच्छा टाइम जाएगा, चल ना 2-4 घंटे में हो जाएगा। तो मैं कैसे तो उसके साथ गई, वहां मैं जस्ट ऐसे बैठी थी, खड़ी थी और फिर इतने में एक निखिल मेरे पास आया। किस्मत में तो आपके लिखा ही था कि आप जरूर जाएं इस वैक्सीनेशन ड्राइव में, क्योंकि यहाँ निखिल जी से जो मिलना था। तो निखिल जी क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं भी उस वैक्सीनेशन ड्राइव में गया था एज अ वॉलंटियर। तो जैसे ही सब देख रहा था यहाँ वहाँ, और उतने में मैंने देखा कि गीता जैसी लग रही तो है। एक्चुअली उस टाइम में क्या था कि गीता फेसबुक पर उसकी 11,000 फॉलोअर हुआ करते थे और वो ज़्यादातर पॉलिटिकल पोस्ट ज़्यादा डालती थी, मतलब वो फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव थी और मैं भी उसका एक फॉलोअर था। बट इतना मुझे पता था कि वो कनाडा की है, उसमें लिखा हुआ रहता है ना कनाडा। तो मैंने वहाँ पे देखा कि ये तो वैसी ही दिख रही है, बट मैंने सोचा ये नहीं होगी क्योंकि वो तो कनाडा है शायद। फिर मैंने फेसबुक मेरा ओपन किया और उसके अकाउंट में गया और चेक किया, तो फिर मैंने देखा अरे ये तो वही है। फिर मुझे कंफर्म तो हुआ, तो मैं गीता के पास गया और मैंने उससे पूछा कि क्या आप वही गीता हो जो पॉलिटिकल पोस्ट करते हो फेसबुक पर? तो उसने कुछ कहा नहीं और मैंने फेसबुक अपना खुलकर उसे बताया उसका प्रोफाइल कि ये आप ही हो ना, मैं आपका फॉलोअर हूँ। तो वो उसने स्माइल दिया और उसने बोला हाँ मैं ही हूँ। तो मैंने कहा कि आप तो कनाडा में रहते हो तो यहाँ क्यों आए हो? उसने मुझे फिर बताया कि मैं यहाँ पर छुट्टियाँ बनाने आई हूँ और कुछ रिटायरमेंट्स के प्लान्स है। तो इस तरह से हमारा एक कन्वर्सेशन शुरू हुआ। इसकी नीज भी इसके साथ आई हुई थी, जो एक इन्फ्लुएंसर है राधिका जगताप। तो हम
तीनों आपस में काफ़ी बातें करने लग गए थे और एक अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था उस वैक्सीनेशन ड्राइव में, तो मुझे उसका नंबर भी वहीं मिल चुका था। तो फिर बस ये वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद में मैं उससे बातें करता था, कभी कभी कॉल करता था महीनों में या 15 दिन में, ऐसे ही नॉर्मली। मैं इंडिया के बाहर आज तक मतलब अफ्रीका गया हुआ था और बांग्लादेश गया था, बट कभी किसी डेवलप कंट्रीज में नहीं गया था। तो मुझे ऐसे हमेशा एक उत्सुकता थी कि डेवलप कंट्रीज होती कैसी है। तो मैं हमेशा पूछता था कि कनाडा कैसा दिखता है, कैसा वेदर होता है वहाँ का, क्या कल्चर है। तो ऐसे ही नॉर्मल जनरली बातें हुआ करती थी। तो बस एक अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी। तो वो जनवरी 2016 था जब हम एक्चुअल में फर्स्ट टाइम मिले थे एक दूसरे को सामने सामने। क्या बात है। आई होप दैट आप बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज या फिर बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल करें एक साथ। तो फिर बात आगे कैसे बढ़ी गीता जी, ये बताइए। तो ऐसे ही इसमें हमारे 6 महीने गए, जनवरी से जून तक महीने में एक बार कॉल, उसका और उसका इसका तो अच्छे से एक दूसरे के साथ बातें हो रही थी। मेरे को जस्ट 15 दिन में हम बातें करते थे, ऐसा मतलब सेपरेट कॉल तो नहीं आता था, कभी कभी आता था, बट उन नीस के साथ ही हम तीनों मिलके से बातें करते थे। तो इन जनरल अच्छी बातें चल रही थी, हम तीनों भी मतलब एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे, एक दूसरे के टांग खींच रहे थे, ऐसा चल रहा था। मैं तो सब अच्छा अच्छा बता रही थी, कितना कितना मस्त हमारा घर है उधर कनाडा का, ऐसे वैसे मेरा बेटा कितना अच्छा से वहाँ सेटल हो गया है यूएस में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर अचानक क्या हुआ, जून महीना आ गया, अभी 6 महीने तो हो गए। अभी मेरा रिटर्न टिकट निकालने के लिए मैं पीछे पड़ रही थी एक्स के। तो उन्होंने मुझे बोला कि देख, अभी मैं फाइनल तुझे बोल देता हूँ कि मुझे अभी ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मैंने अच्छे से सोच लिया है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मैं डिवोर्स पेपर भेज दूंगा और तू साइन करके भेज देना। तो मैं बहुत ही मतलब ऐसे हो गई शॉक कि इतना अच्छा तो गए थे लास्ट 6 महीने, फिर अचानक से क्या हो गया। तो मैं बोले अभी के भी मैं आ जाऊँ क्या? तो बोले कि आने की जरूरत नहीं अभी इस घर में, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए अब हमेशा के लिए बंद है। तो मैं एकदम ही मतलब मैं हतबल हो गई थी, ऐसा भी मैं क्या बोलूँ। तो फिर मैं बोली कि अगर मैं आप डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? तो बोले कि देख, अभी रह के कोई मतलब नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो मैं बोली फिर मैं नहीं करूंगी साइन, तो चलेगा, क्या होगा? तो बोले तू कर नहीं कर तो भी इधर डिवोर्स हो ही जाएगा। तो फिर मुझे लगा ऐसे कैसे। तो बोले कि हाँ इधर ऐसा ही है, मैं तो फाइल कर रहा हूँ और तू साइन करके भेजेगी तो अच्छा है, और मैं तुझे लॉयर भी करवा दूंगा। तो मैंने बोला लॉयर भी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है, अपने ही पैसे क्यों वेस्ट करने हैं, आप जो आपका लॉयर है उसी के साथ आप करना चाहते हो तो करो। तो बोले कि मैं अभी डिवोर्स पेपर दे रहा हूँ, उस पर साइन करके भेज देना। तो फिर मुझे एक्चुअली लगा ही नहीं था कि ऐसा सच्ची में डिवोर्स हो सकता है अकेले के साइन से, या मैं इधर ही रह के उधर कैसे डिवोर्स हो सकता है। मुझे अंदर तो मन में लग रहा था कि ये सब झूठ ही चल रहा है या प्रैंक चल रहा है या कुछ। तो मैंने कभी दिमाग में आया ही नहीं कि मेरे पति मुझसे अलग होकर कभी जिंदगी में ऐसा सोच भी सकते हैं। तो फिर आ गए लेटर्स, मैंने भी साइन वगैरह करके भेज दिए उसको वापस। और फिर तभी तक मैंने ना घर वालों को कुछ बोला, ना मेरे नीस को कुछ बोला, ना निखिल को कभी इस बारे में कुछ बोला, कुछ नहीं बोला था। और फिर 1-1.5 महीने में वो जजमेंटल कॉपी आ गई ईमेल से, और पोस्ट से भी उसकी कॉपी आ गई। ईमेल से पहले आई, बाद में पोस्ट से आ गई। तो मैंने कहा जजमेंटल कॉपी मतलब ही डिवोर्स होता है क्या? वहाँ शायद होगा। जैसे मैंने वो देखा, उसमें लिखा था कि डिवोर्स हो चुका है। और गीता, अब मैं अटैचमेंट में उन्होंने एक फोटो लगाई थी उनकी और एक फिलिपिनो लेडी की, और बोला कि मैं इनसे अभी मैं जल्दी 1 महीने के अंदर या क्रिसमस तक मैं शादी करने वाला हूँ। गीता जी कहते हैं ना कि किस्मत में जो होता है वो होकर ही रहता है, और कहीं ना कहीं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन इन सब के बीच में आपके घर वालों ने आपका नाम एक मैट्रिमोनी साइट में डाल दिया था। ऐसे में आपकी और निखिल जी की बातें भी हो रही थी। तो इस पे निखिल जी ने क्या बोला और कैसे बात को एक अलग मोड़ दिया? निखिल जी, मैं नॉर्मली गीता के घर आते जाते रहता था, उसके पेरेंट्स के साथ, राधिका के साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग हो गया था मेरा। उस दिन संडे था और राधिका जो इसकी नीज है उसने मुझे बताया कि आज हमने मैट्रिमोनियल पर गीता का नाम रजिस्टर किया है और बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, देखो अच्छा हो जाएगा, उसका भी लाइफ सेटल हो जाएगा। ये सुनते ही मेरी आंखों में से पानी आ गया। मैंने फिर इसके पेरेंट्स को
बोला कि यार ये आप क्या कर रहे हो, गीता को तो बहुत अच्छे से तो मैं ही समझ सकता हूँ, आप उसकी शादी यहाँ वहाँ कराओगे तो उससे अच्छा है कि मैं निखिल मुझसे ही शादी कराओ, क्योंकि गीता को और कोई इतने अच्छे से समझ नहीं पाएगा जितना मैं समझ सकता हूँ, और मैं उसे हर तरह से खुश रखूंगा। उनको लगा ये क्या बोल रहा है, पागल वागल हो गया है क्या। इसके मम्मी पापा को तो लगा जैसे कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ। फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं नहीं, मैं सच में यही चाहता हूँ गीता से मेरी शादी हो जाए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि एज गैप भी कुछ होता है, अब वो भी तो एज गैप के बारे में भी सोच, तो क्या सोच रहा है तू, 20 साल का डिफरेंस है, एज गैप भी कुछ होता है कि नहीं होता। और फिर भी मैंने बहुत जिद की और मैंने बोला नहीं, आप सबसे पहले मैट्रिमोनियल से अपना नाम हटवाओ करके गीता का। फिर कैसे भी करके मैंने जिद करके उसका नाम हटवा लिया उस मैट्रिमोनियल साइट से, उसने डिलीट किया उसकी नीज ने। फिर मैं हमेशा हर संडे आता था इसके घर पर और मैं हमेशा उसके पेरेंट्स को समझाता था कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। तो उनके पेरेंट्स ने भी बोला कि नहीं है तो अच्छा लड़का बराबर है, लेकिन एज गैप भी कुछ होता है, ये भी कुछ चीज़ों को समझ। मैंने बताया उनको कि देखो मेरे में कोई भी बैड क्वालिटीज़ नहीं है, ना मैंने आज तक दारू पिया है, ना मैंने सिगरेट पी है, ना मैंने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। फिर भी आपको लगता है अगर कुछ कमी है तो मैं सच में उसे सुधार दूंगा और मैं गीता को बेस्ट रखूंगा मेरे हिसाब से। तो भी उन्होंने बोला नहीं नहीं, तू एज ए पर्सन बहुत अच्छा है, लेकिन एज गैप के बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला अरे एज गैप के बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, अब वो सब छोड़ के बाकी की ओवरऑल क्वालिटीज पर ध्यान रखो। तो उनको हमेशा परेशान करता था इस तरह से समझा समझा के। मैं तो अपना कन्विंस करने का पूरी तैयारी था, मुझे ऐसे मेरे मन में आता ही नहीं था कि गीता कहीं और चली जाए, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। फिर एक दिन इसके पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि देख निखिल, अगर शादी हुई तो ये आखिर तेरे घर पर जाएगी, तो क्या तेरे पेरेंट्स कभी रेडी होंगे क्या इस बात के लिए, तो वो पहले बता और पहले तेरे घर वालों को कन्विंस कर, अगर वो मानते हैं तो हम आगे सोचते हैं। और मेरा तो जैन फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, आप समझ सकते हो, और इतना बड़ा एज गैप। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज जाता हूँ घर पर और मैं बता दूंगा। नेक्स्ट डे फिर मैंने शॉप से गया तो मॉम डैड घर पर ही थे, मैं भी घर पर आया था। मैंने भी सोचा कि चलो अभी अच्छा टाइम है तो अभी मैं पेरेंट्स को समझा लेता हूँ। तो मैंने मॉम डैड को बोला कि मैं गीता को चाहता हूँ, उसकी एज ये है, तो मुझे उससे शादी करनी है। मेरी मॉम एकदम भड़क गई और बोला कि क्या पागल वागल हो गया है क्या कर रहा है तू, दिमाग खराब हो गया, कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। मेरा भी जब मैं गीता को मिला था तब मैं एक्चुअली मेरी वाइफ से सेपरेट हो चुका था। लाइक 2016 में मैं गीता को मिला था, 2015 में मैं मेरी वाइफ से सेपरेट हो चुका था और 2018 में मेरा डिवोर्स हो चुका था मेरी एक्स वाइफ के साथ में। तो मेरे घर वालों को काफ़ी चिंता थी मेरी कि ऐसे नहीं हो, क्योंकि पहला वाला जो था वो लव मैरिज ही था। तो मेरे घर वालों को थोड़ा मुझ पे भरोसा थोड़ा उठ चुका था, और ऊपर से इतना बड़ा एज गैप, तो कोई भी पेरेंट्स आप समझ सकते हो कि वो कभी मानेंगे ही नहीं। फिर भी मैं हमेशा मेरी जिद करते रहा और मैंने उनको कहा मेरे पेरेंट्स को कि लाइक मॉम, तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाला हूँ, तुम एक बार गीता को मिलो, क्योंकि गीता को मिलोगे नहीं तुम जान नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली गीता है क्या। और एक बार मिलो, मेरे खातिर मिलो, गीता उस टाइप की लड़की है ही नहीं, और मैं 100% श्योर हूँ कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाला। मैंने कैसे तैसे करके गीता को एक बार पेरेंट्स के लिए मीटअप के लिए मैंने सोचा कि एक बार कन्विंस कर देता हूँ। फिर निखिल मुझे लेके गया उनके घर। मैं तो बहुत टेंशन में, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ अभी, क्योंकि मेरे घर वाले और मैं भी नहीं एक्चुअली चाहती थी कि इतना एज गैप में भाई शादी करके टिकेगी नहीं टिकेगी, मतलब मन में शंकाएं बहुत थी, दिलेमा था एक टाइप के कि बाबा पहला ऐसा हुआ, अभी विश्वास नहीं होता है ना किसी भी रिलेशनशिप में। तो ऊपर से इतने एज गैप, सब लोग तो डरा ही रहे थे क्या करती मैं। तो फिर मैंने फिर भी सोचा चलो अभी, क्योंकि निखिल के साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग होने के बाद मैं उसको मना नहीं कर पाई और मैं उसके घर मेरे पेरेंट्स को बोल के गई। तो वहाँ खाने पे बुलाया था, दोपहर की लंच में बुलाया था, वही कुछ बोल ही नहीं रहा था, घर में पूरा सन्नाटा। मैं भी अभी क्या बोलती, मैं भी कैसे तो थोड़ा सा ऐसा खाने के जैसा किया, ऐसे कैसे तो खाना खत्म हो गया। फिर निखिल के मम्मी ने मुझे अंदर बुलाया बेडरूम में, बोले गीता जरा मेरे साथ अंदर आओगे,
तो मैं गई अंदर और फिर उन्होंने बोला कि देखो गीता, तू अच्छी होगी, इसके लिए तो निखिल तुझे इतना पसंद कर रहा है, हमारे पीछे पड़ा है 6 महीने से। बट मैं आपको एक पूछती हूँ गीता कि अगर तेरा बेटा ऐसे ही 20 साल एज गैप की बड़ी लड़की लेके आता तो तू शादी के लिए क्या मतलब हाँ बोलती कि क्या करती? तो मैं बोली नहीं मम्मी, जो आप कर रहे हो वही मैं करती। मैं भी राजी खुशी इस शादी के लिए हाँ नहीं बोलती थी। बेटा बहुत पीछे पड़ा तो मैं ऐसा जबरदस्ती बोलती थी, बट मेरे मन में तो जरा भी ऐसा नहीं आता था कि इतने एज गैप की शादी होनी चाहिए। तो वो बोली कि हाँ यही मैं तुझे समझाना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इतना एज गैप में तुम दोनों की शादी टिकेगी। तो फिर तुझे तो नहीं करनी है ना, मतलब इसके साथ करनी है शादी, ऐसा तो नहीं है ना? तो बोले नहीं मम्मी, एक्चुअली मैंने और मेरे पेरेंट्स ने बहुत समझाया है निखिल को, वो नहीं समझ रहा, इसके लिए मेरे पेरेंट्स बोले कि आपसे मतलब सलाह मसला करो। तो फिर आप भी वही बोल रहे हो तो हम सब वही बोले। तो बोली फिर ठीक है, मैं मेरे बेटे को रास्ते पे ला लूंगी, हम सब मिलके उसको मतलब सही रास्ता दिखाएंगे। और मैं उसकी मम्मी ने हाँ एक पॉइंट बोला था कि देख गीता कि इस उम्र में अभी तेरा पीरियड्स शायद नहीं रहे होंगे। मैं बोले हाँ मम्मी, लास्ट ईयर ही मेरे पीरियड्स, तभी मैं 55 की थी तो 54 में ही मेरे खत्म हो गए थे। तो बोली वो देख बच्चे भी नहीं होंगे अभी तुम दोनों को, क्योंकि हर माँ को लगता है कि अपने बच्चों के 1 या 2 तो बच्चे होने चाहिए, मुझे भी लगेगा। तो फिर हर माँ की वो एक ख्वाहिश होती है, स्पेशली हम इंडियन माँ की। फिर मैंने बोला हाँ मम्मी, हम ये सब सोचे हैं कि इसके लिए मुझे भी इसका फ्यूचर नहीं ऐसा करना है कि होने चाहिए उसको। तो वो बोली फिर मैं ठीक है, मैं उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लाती हूँ और उसको मैं बराबर ट्रैक पे लेके आऊंगी, तो तुझे चलेगा ना? मैं बोला हाँ हाँ मम्मी जी चलेगा। तो बोली कि ठीक है, थोड़ा समय देना मुझे और तब तक तू नॉर्मल रहना उसके साथ, एज अ फ्रेंड रहना हमेशा। मैं बोली चलेगा मम्मी। ऐसा बोल के मैं बाहर आई बेडरूम से, सबको बाय बोल के मैं अकेले घर आ गई। फिर ऐसे ही थोड़े दिन गए, उनके घर में वही माहौल था, रिश्ते आने चालू हो गए थे। मुझे मॉम डैड मतलब बहुत सारे रिश्ते ले आते थे, तो मुझे बहुत फोर्स करते थे कि ये लड़की देखने जा, ये अच्छी है, ये अच्छी है, इसके फोटो दिखाने की कोशिश करते। मैं एक भी फोटो भी नहीं देखता था। मैंने पेरेंट्स को बहुत मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मतलब मुझे शादी कहाँ करनी है और ये लोग मुझसे क्यों पता नहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली बोल दिया कि मॉम मुझे गीता से शादी करनी है, आप वो बात करो कि आप करवाओगे कि नहीं। आप कोई भी फोटो लाओगे कि भाई इससे शादी कर, उससे शादी कर, तो मैं सच में नहीं करने वाला। आप रिचेस्ट दिखाओगे वर्ल्ड की तो भी मुझे नहीं करनी, मिस वर्ल्ड भी लाओगे तो भी मुझे नहीं करनी है, मुझे सिर्फ गीता से ही शादी करनी है। पर मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते गए कि भाई तू क्या सोच रहा है, हम लोग क्या क्या इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे, तू क्यों इधर उधर जा रहा है, गीता के अंदर ही क्यों अटका हुआ है, अभी तक बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, तू समझता नहीं है कि 20 साल की एज गैप है, उसके अंदर बच्चे नहीं होंगे। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बच्चे चाहिए भी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि मैं गीता के साथ पूरी जिंदगी निकालूं। आई थिंक ऑल द पेरेंट्स थोड़ा ऐसे ही सोच रखते हैं, लेकिन अगर हम उनको समझाएं तरीके से तो समझ भी जाते हैं बात को। तो फिर आगे क्या हुआ, क्या बोला आपने पेरेंट्स से, क्या कदम उठाया आपने? कुछ दिनों तक पेरेंट्स मुझे कुछ समझा ही नहीं रहे थे, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। मैंने एक दिन सोचा ये घर छोड़ के ही चला जाता हूँ। फिर मैंने मेरे पेरेंट्स को मेरी दुकान की चाबी दी, हमारा इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस है, मैं ही उसे संभालता हूँ। मैंने मॉम के हाथ में चाबी दी और मैंने कहा मॉम कल से आप ही दुकान संभालना, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट मुझे सच में इस घर में नहीं रहना है। आप समझते ही नहीं हो कि मुझे गीता के साथ रहना है। पर फिर मैंने उनके हाथ में चाबी दी और फिर मैं चला गया। मैं लिफ्ट तक पहुंचा ही था, तब तक मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे आए और मेरा भाई पीछे आया और फिर मुझे बोला कि जाने दे यार, छोड़। मेरे भाई ने मुझे हग किया और बोला कि यार निखिल, तुझे मान लिया कि तेरा प्यार सच्चा है, मैं समझता हूँ। तो फिर मेरे भाई ने भी नॉर्मल हुआ, बट मेरे मॉम डैडी इतने ज़्यादा कन्विंस नहीं लग रहे थे। वो बात होके भी काफ़ी टाइम हो चुका था, फिर भी घर वालों ने कुछ माना नहीं मेरे बारे में। वो कि वही बातें ऐसे ही नॉर्मल ही रहे, कुछ भी आगे बात बढ़ नहीं रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि छोड़, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता हूँ। तो थाने में जहाँ गीता रहती है वहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया और वहाँ पे इंक्वायरी की कि रजिस्टर मैरिज होता कैसे है।
फिर वहाँ पर एक बाहर एक ये जो एजेंट होते हैं ना, मैरिज एजेंट, तो उनके इधर गया। वहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि कैसे रजिस्टर्ड मैरिज होता है। उन्होंने कहा कि 1 मंथ बिफोर आपको डेट डालनी होती है। मैंने पूछा कि कौन सी डेट अच्छी आ रही है वो बताइए। तो उसने बोला 11 दिसंबर 2020 ये ऑस्पिशियस डेट है और इस साल की आखिरी ऑस्पिशियस डेट है। तो मैं 1 नवंबर को इंक्वायरी करने गया था, 1 नवंबर 2020 अराउंड। तो मैंने सोचा चल आज गीता के घर जाता हूँ और उसे एक बार पूछ ही लेता हूँ। मैं गीता के घर गया, उसके मॉम डैड भी वहीं थे और गीता भी वहीं थी। मैंने गीता को आंखों से आंखें मिलाकर बोला कि गीता, तुम मुझसे शादी करेगी कि नहीं करेगी? एक बार बोल ही दे, तुझे मन में जो है वो बोल दे। अगर नहीं करनी है तो मना कर दे, मैं इस घर में फिर से नहीं आऊंगा, ना तुझसे कभी बात करूंगा। जैसे ही मैंने उसके आंखों में एक सच्चाई दिखी और जो जोश उसमें पहली बार मैंने निखिल के ऐसा कभी निखिल इतना स्ट्रांगली कभी नहीं बोला था। फिर मैंने भी उसके तरफ देखा और बोला कि हाँ निखिल, मैं करूँगी तेरे से शादी। तो मेरे पेरेंट्स वहीं बैठे हुए थे। वो बोले कि अरे तू क्यों हाँ बोल रही है? मैंने बोला कि देखो मम्मी पापा, मेरे लाइफ में इतना बुरा हुआ है, इससे और बुरा मेरा क्या हो सकता है? और आप लोग जो सोचते हो कि 10 साल बाद निखिल चला जाएगा, तो 10 साल तो मैं जी लूँ जिंदगी। क्योंकि क्या होता था हमेशा हमारे घर में, जब निखिल ऐसा आके बैठता था और वो शादी के लिए ही पीछे पड़ता, तो मेरे भाई मेरे पेरेंट्स उसको यही बोलते थे, देख तू यंग है कंपेयर टू गीता, कुछ साल बाद उसका एज दिखेगा ही दिखे, किसी का भी दिखता है। एंड वो जल्दी 60-70 की हो जाएगी। उसके बाद अगर तेरा मन भर गया, तुझे वो अच्छी नहीं लगने लगी, फिर तू क्या करेगा? तेरे को कोई और लड़की अच्छी लगने लगी, मतलब तभी तो हम भी ऊपर चले गए होंगे, हम अभी इतने बूढ़े हो गए हैं। फिर उसके बाद वो बेचारी वापस से, अभी तो संभालने के लिए उसको हम सब लोग थे, बाद में कौन आएगा उसकी लाइफ में? तो मैंने भी उनको कहा कि देखो मैं निखिल हूँ, मैं एक बार दिल दे देता हूँ तो दे देता हूँ, मैं वहीं रहूंगा। मैं लास्ट तक अपना पूरा ट्राई करता हूँ कि बस वहीं के वहीं रहूँ। तो आप टेंशन ही छोड़ दो, मैं गीता को कहीं पे भी छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, मैं आखिरी सांस तक उसके साथ ही रहूंगा। और मैंने भी सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। जितनी मेरी लिखी है निखिल के साथ, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, आई डोंट नो, बट जितनी लिखी है वो अच्छी ही जाएगी। क्योंकि हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो चुका था, हमें रोज बातें करने की, हंसने की आदत लग चुकी थी। तो मैंने सोचा जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, अब ज्यादा सोचने का नहीं। ऐसा करके मैंने तो हाँ बोल दिया। तो फिर मेरे पेरेंट्स फिर कुछ आगे उसके बोल नहीं पाए कि ठीक है अभी तुम दोनों ने हाँ एक दूसरे को कर ही दिए तो करते हैं शादी। तो ये निखिल घर जाके बोला मम्मी पापा को, ऐसे ऐसे तारीख को हम शादी कर रहे हैं, आप लोग प्लीज ब्लेसिंग देने जरूर आना। मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि मेरी शादी है 11 दिसंबर 2020 को, आप प्लीज ब्लेसिंग्स देने आना। मुझे डाउट था कि वो लोग नहीं आएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट शादी के एक दिन बिफोर ही मैं गीता के यहाँ पर ही गया था, क्योंकि वो शादी का जो प्लेस है वो वहाँ पे ही पास में था और सुबह का ही वहाँ पर अपॉइंटमेंट था। मार्केट में से वरमाला भी हम दोनों ने जाकर ही सिलेक्ट की कि कौन सी ले कौन सी नहीं ले। तो इस तरह से हमारा हुआ। फिर मेरे भाई ने मुझे कॉल किया कि हम पेरेंट्स और सब लोग साथ में आ रहे हैं, तो टेंशन ना ले करके। तो बस मैं बहुत खुश हुआ। फिर मेरे पेरेंट्स आए, हम दोनों को आशीर्वाद दिया और मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों के चेहरे पर जो खुशी देखी। बहन भी आई चेन्नई से, सब लोग आ गए, हमारे घर के उनके घर के सब लोग आ गए और हमारी बहुत ब्लेसिंग के साथ शादी हो गई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पेरेंट्स ने भी उसको एक्सेप्ट कर दिया गीता को। और आज देखा जाए तो गीता सबसे, और मैंने सोचा था कितनी टिकेगी नहीं टिकेगी, सबने सोचा था। आज हमारे शादी को 5 साल होंगे दिसंबर में, बस 4-5 महीने ही बाकी है, तो 5 साल हम लोग पूरे करने जा रहे हैं। तो और इतने अभी दोनों के परिवार बहुत खुश है, निखिल और मैं, हम बहुत दोनों ज़्यादा खुश हैं। और दिनों दिन हमारे में से प्यार, परिवारों में भी प्यार और बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो रहा है। आज मैं बहुत उन सबकी लाडली हूँ, कुछ भी हो प्रोग्राम हो सब लोग मेरे को सब पूछते हैं और हम लोग बहुत खुशी खुशी ट्रिप्स पे जाते हैं और बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करते हैं। और पूरे अभी क्या हुआ 1-1.5 साल से हम लोग पहले तो किसी को नहीं पता था इतना एज गैप है। अभी सोशल मीडिया पे इतने हम लोग वायरल हो गए कि सब लोगों को हमारे समाज में जैन समाज में, निखिल के साइड के समाज में, मेरे साइड के रिलेटिव्स में सबको पता चल गया कि इन दोनों में 20 साल का गैप है।
और सब लोग सरप्राइज, क्योंकि किसी ने हमको तो दोनों को देखा था सब लोगों ने, बट किसी को ये नहीं पता था कि मैं निखिल से इतनी बड़ी हूँ, 20 साल ऐसे हो गया था। और वो सबको रिवील हो गया और सब लोग शॉक में थे। तो अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी बोले तो क्या बोले। तो फिर वो समाज के 4 लोग तो वो आके खड़े हो ही होंगे आपके घर के द्वार पर, क्या बोला उन्होंने? तो काफी लोगों को लग रहा था कि होते हैं ना समाज में, कुछ लोगों को लगता था कि ये क्या कर दिया है। तो मुझे आकर मेरे कुछ क्लोज रिलेटिव्स, वो जो बड़े हैं और हमारे समाज के ट्रस्टीज में भी आते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि क्या किया है तूने, समाज के सामने क्या एग्जाम्पल खड़ा किया है, इतना बड़ा एज गैप, कुछ तो शर्म कर कि इतनी बड़ी उम्र की लड़की है तो तुझे शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने उनको यही समझाया कि देखो दोनों के फेस पर और दोनों कितने खुश है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मत सोचो कि एज गैप क्या है। अब मैंने लीगली शादी की है और हम दोनों बहुत खुश है, बस उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए। आप समाज की जो बातें कर रहे हो तो आप उस विचार को थोड़ा चेंज करो और ये देखो कि दोनों बच्चे हम खुश है कि नहीं एक साथ में, बस आप वही देखिए ना। ऐसा था कि शादी के पहले मेरे क्लोज फ्रेंड्स को पता था एज गैप के बारे में, तो मेरे भाई ने वैसे उस टाइम में कंप्लेंट भी की थी उनको कि निखिल को समझा वो क्या करने जा रहा है, बहुत बड़े एज गैप की लड़की से शादी करने वाला है और मैं उसे क्या बुलाऊंगा कि वो घर पे आएगी तो मैं उसे भाभी बुलाऊं कि मासी बुलाऊं। तो मेरे उस वक्त में लाइक बिफोर मैरिज मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोन भी किया था कि निखिल क्या है ये सब। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं इस बार कोई गलती नहीं करने वाला और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे भाई को तब समझाया था कि देख निखिल बहुत खुश है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो खुश रहने वाला है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सब छोड़ दे, इस बार इसे करने दे इसकी तरह, ये सच में कोई गलती नहीं करेगा इस बार। तो कहीं ना कहीं परिवार का विश्वास भी आप दोनों जीतने लगे। तो आई एम श्योर आपको अक्सर ये सवाल पूछा जाता होगा कि आप दोनों ने एक दूसरे में क्या देखा या फिर आपने गीता जी में क्या देखा, तो क्या जवाब रहता है आपका? आज भी लोग पूछते हैं कि तुमने गीता में ऐसा क्या देखा, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जब गीता को देखा उसके बाद मैंने किसी और लड़की को नहीं देखा। गीता के अंदर जो काइंडनेस है, जिस तरह से वो अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ को करती है, वो स्ट्रेस के प्रति उसको इतना प्यार है। आज देखो तो वो करंटली 100+ डॉग्स, 36+ कैट्स, उन सभी को मतलब डेली फीड करती है, उनका वैक्सीनेशन कराती है और उसके लिए रोज मेडिकल ट्रीटमेंट करती है। तो इतना अच्छा काम करती है। मेरे ऑफिस जाने के बाद में ओवरऑल वो पूरे दिन भर यही काम करती है। बस मेरे ऑफिस से आने के पहले हाफ एन आवर बिफोर ही वो आके अच्छा खाना बनाती है। ये मुझे और गीता को एनिमल्स रिलेटेड बहुत प्यार है। बस मैं तो कभी कभी संडेज को ही ये चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाता हूँ गीता के साथ में। क्या बात है, आप दोनों खुश हैं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी खुशी से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट शेर दिल को सुनने वालों को? मेरा जो संदेश है वो एज गैप कपल्स के लिए है, जो शादी के अंदर जाने वाले होते हैं, कि शादी करने वाले होते हो एक दूसरों के लिए, कि बिफोर आप क्या क्या पॉइंट्स का कुछ ख्याल रखना चाहिए। एक जस्ट टिप्स है मेरी तरफ से, लाइक आप एक दूसरों बहुत इनफ मैच्योर्ड हो तो शादी करो, अंडरस्टैंडिंग हो तो ही सोचो उसके बारे में। क्या होता है, एज गैप होता है तो दोनों के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो एक बार डिस्कस कर लो, फाइनेंस डिस्कस कर लो कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरा इतना कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये इतना कमाती है या ये इतना कमाता है। इस तरह से आप डिसाइड करो। कोई भी शादी करने के पहले सारी चीज़ें थोड़ा सा एक ओवरऑल ऊपर से आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा रहता है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। और प्यार अगर एक दूसरों के मन में होगा ना तो ये सारी चीज़ें भी शायद मायने नहीं रखेगी। तो निखिल और गीता से हमने क्या सीखा कि एज इज जस्ट अ नंबर। अगर किसी से प्यार होता है, मोहब्बत है तो बोल दो और साथ में खुश रहो।